न्यूज पर। को पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। बीकाजी, अमित जी लव्स बीकाजी, भुजिया, नमकीन, स्वीट्स, पापड़, स्नैक्स और वेका, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग यूपीवीसी विंडो। नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पर हम खास चर्चा करने वाले हैं ऐसे निवेश विकल्पों की जो सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही बने हैं। सीनियर सिटीजन कैसे कर सकते हैं कमाई, कैसे बनाए सीनियर सिटीजन अपना फाइनेंशियल प्लान और रेगुलर आय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसा हो इन्वेस्टमेंट प्लान, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी परिचय करा दे। अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल, और पूनम रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अनिल जी और पूनम दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जो जानना और समझना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन की कमाई से जुड़ी हुई या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई जो कॉमन कंसर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि रिटायरमेंट के बाद के जो खर्चे हैं वो कैसे पूरे होंगे, महंगाई को मात देने वाला निवेश कहां पर और कैसे होगा, बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न कैसे मिले, एसेट एलोकेशन की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टेंशन फ्री पेंशन कैसे मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कुछ ऐसे कॉमन कंसर्न्स है। और उसके अलावा डेफिनेटली आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, इमरजेंसी से जुड़ी हुई बहुत सारी कंसर्न्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स आमतौर पर जिसके बारे में सोचते हैं। तो आज हम कैटेगोरिकली उन विकल्पों की बात करेंगे जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बने हैं या तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती हैं। तो ये शो डेडिकेटेड टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स। अनिल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है, हम 60 एक उम्र मानते हैं सीनियर सिटीजन की, जो एक ऑफिशियली पेपर पर बोली गई है, पर एज इज जस्ट अ नंबर। पर फिर भी क्योंकि वंस यू टर्न 60 और 60 के होने के बाद काफी सारे एज अ सीनियर सिटीजन विकल्प खुल जाते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए किसी को उसे टूकना नहीं चाहिए उस मौके से। मैं सबसे पहले जो विकल्पों की है, मैं एक एक करके सब बात करूंगी, फिर सब आप दोनों के फेवरेट आपके विकल्प भी पूछूंगी। लेकिन जो मेरे दिमाग में या जो हमारे पास जो सवाल आते हैं उसमें से जो विकल्प आता है, उसमें सबसे पहले हमारे जो सीनियर सिटीजन दर्शक हैं उन्होंने जानना चाहा है कि आजकल जिस तरीके से अलग अलग बैंक्स हैं वो एफडी पर ब्याज दरें दे रहे हैं, और खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए तो एक्स्ट्रा ब्याज दर ही होती है। कई जो बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई ने अभी हाल ही में एक स्पेशल सीनियर सिटीजन एफडी चलाई है जो कि दिसंबर एंड तक अब आगे भी बढ़ेगी, और अच्छे इंटरेस्टिंग एफडी रेट्स मिल रहे हैं। कई बार तो डेट फंड से भी कुछ अच्छा ही ब्याज दर मिल रहा है। तो बैंक एफडी में निवेश अभी सीनियर सिटीजन के लिए आपको कैसा विकल्प लगता है, क्या है फायदे उसके? देखिए स्वाति, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो सीनियर सिटीजन्स का हमेशा से ही एक बहुत ही फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। लेकिन हम हमेशा से जब भी उनसे बात करते हैं तो ये बताते हैं उनको कि उनको देखना चाहिए कि बैंक एफडी की रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसकी वास्तविक आय का क्या है। क्योंकि जो लोग हाई इनकम टैक्स में ब्रैकेट में रहते हैं, इवन रिटायरमेंट के बाद भी, जो कि अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हैं या जिनकी इनकम की स्रोत जो है वो कई सारी हैं, और अगर वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए तो जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट है वो टैक्स देने के बाद इन्फ्लेशन को मीट नहीं करता है। लेकिन काफी सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जो टैक्स ब्रैकेट है या तो नील हो जाती है या 10% 20% में आ जाते हैं। उनके लिए जो है बैंक एफडी एक फिर भी थोड़ा सा एक उनको मानसिक उनको एक संतुष्टि मिलती है कि उनका पैसा सेफ है और जब चाहे वो वहां से निकाल सकते हैं। और जो बैंक है उनको लुभाने के लिए थोड़ा ज्यादा उनको देते हैं, एक हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, आधे % का, 0.25% का। अगर वो एक जूनियर नागरिक को दे रहे हैं 6.5%, तो वरिष्ठ नागरिक को बोलते हैं कि आपको 6.75 मिलेगा या 7% मिलेगा। तो ऐसे करके वो लुभाते हैं। लेकिन इसके अलावा स्वाति, जैसा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, कुछ और बड़े अच्छे अच्छे विकल्प हैं जो कि बैंक एफडी से भी बेहतर हैं। और बैंक एफडी जितने ही सेफ हैं
और वहां पे जो वास्तविक आय है, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, वो बैंक एफडी को मात कर देती है। तो उनके बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद का जो पैसा आपको मिला है, उसका एक काफी बड़ा हिस्सा अगर आप बैंक एफडी में लगा के बैठ जाएंगे, जिसकी वास्तविक आय ही कई बार नेगेटिव हो जाती है। इसको समझिए एक एग्जाम्पल से कि अगर आपको बैंक दे रहा है 7% ब्याज, नॉर्मल दे रहा है 6.5%, और सीनियर सिटीजन को दे रहा है 7%, और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं क्योंकि आपको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, आप सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, तो 7 में से 2.1 तो टैक्स ही निकल जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ 4.9। और इन्फ्लेशन या महंगाई सब जानते हैं कि वो तकरीबन 6 से ऊपर चल रही है। तो क्या मतलब हुआ कि जो वास्तविक आय निकली बैंक एफडी की, वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप ब्याज दर पे या ये मत देखें कि जो बैंक एफडी है वो एक साइकोलॉजिकली समझा जाता है कि वो सेफ है, लेकिन उससे भी कई बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा हम आपको बताएंगे, जहां पे सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको अपना के, उनको अपने पोर्टफोलियो में उनको इंक्लूड करके अपनी जो गोल्डन ईयर्स हैं उनके रिटायरमेंट के बाद के, उनको डायमंड ईयर्स बना सकते हैं, अपनी आर्थिक ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आर्थिक जो उनकी फिटनेस है उसको वो काफी इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। और मकसद दरअसल हर विकल्प का बात करने का ये है कि जो नहीं जानते हैं उन्हें मालूम चल जाए कि कहां कहां पर उनके पास निवेश के विकल्प है। जैसा आपने बताया, जो हायर ब्रैकेट में हैं, जो हायर इनकम स्लैब के साथ रिटायर हुए हैं, उनके लिए बैंक एफडी से और भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो वो एक्सप्लोर करें। लेकिन कई ऐसे भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके लिए बैंक एफडी अभी भी ना सिर्फ सुरक्षित जरिया है निवेश विकल्प का, बल्कि उनके लिए सूटेबल भी है। तो अब आपने समझ लिया कि बैंक एफडी में आपको कैसे फायदे हैं। अब एक ऐसी स्कीम जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, हालांकि हम इस पे कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज एक स्पेशल चर्चा करना जरूरी है। पूनम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अभी हाल ही में इसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी कर दी गई। जो ब्याज दर है वो 8.2 बढ़कर 8.2% हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार के हमने बजट में देखा कि इसमें जो निवेश करने की जो रकम है, मैक्सिमम लिमिट है, वो दुगनी कर दी गई, 30 लाख रुपए। और इसका फायदा ये भी है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों मैक्सिमम 30 लाख रुपीस पैसे डाल भी सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फायदे तो पूनम आप बताएंगी ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो दर्शक, जो कुछ सीनियर सिटीजन जो दर्शक हमें भेजते हैं, उनका ये कहना है कि अगर उनके पास एक लमसम पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा आ गया, मानिए 35-40 लाख रुपए या कुछ हो गया, तो क्या ये सारा पैसा उन्हें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल देना चाहिए, जिससे उनको ऑफ कोर्स समय समय पर नियमित आय भी मिलती रहेगी? तो आपका क्या व्यू है इस पर? स्वाति, ये टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग का फॉर सीनियर सिटीजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, जिसके लिए जैसे आपने कहा, हमने कई बार इस बारे में बात की है। तो जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसकी शुरुआत रिटायरमेंट होने के बाद न शुरू करके काफी पहले से अगर शुरू कर दी जाए, यानी इतना पहले से कि जब जिस दिन आप कमाई करने लगे तब एज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग गोल अगर इसको हम इंक्लूड करेंगे हमारे फाइनेंशियल गोल्स में, तो ये बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। अब ये पहले से शुरू करने का जो इम्पोर्टेंस हम बार बार बताते हैं वो है जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन का। जैसे अनिल जी ने बहुत अच्छे से अभी एग्जाम्पल के साथ समझाया कि किस तरह इन्फ्लेशन की वजह से जो सीनियर सिटीजन्स के फ्लेवर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, जैसे उन्हें रिस्क नहीं लेना है अपने कैपिटल के साथ, तो वो एफडी के साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें इसमें इन्फ्लेशन को न बीट न करते हुए नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक एफडी तरह की ही स्कीम है, जिसमें जो फायदा एक ये है कि आप सिर्फ 60 इयर्स के बाद ही इसमें निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इसके जो ब्याज दर है वो 8.02 है, काफी कंफर्टेबल लगती है सीनियर सिटीजन्स को, और ये आप हस्बैंड वाइफ मिला के 60 लाख तक कर सकते हैं। इसके पहले, इस 1 अप्रैल के पहले एक और ऐसी स्कीम थी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन्स 15 लाख करते थे, तो टोटल मिला के तब भी 30 लाख का बेनिफिट मिलता था। इसलिए वो स्कीम बंद होने के कारण इसको बढ़ा के 30 लाख कर दी गई है। ये 5 साल की स्कीम है स्वाति, इट्स लाइक एन एफडी। 5 साल की स्कीम है, इसमें आपको क्वार्टरली रिटर्न्स मिलते हैं, और आप
5 साल जब खत्म हो जाते हैं तो आप 3 साल के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो स्कीम अच्छी है, सीनियर सिटीजन्स को इसमें कंफर्ट लेवल मिलता है क्योंकि एक फिक्स्ड है, इसमें इक्विटी का रिस्क नहीं है, मगर आप सिर्फ इसमें 30 लाख कर सकते हैं। अब जैसे आपने बताया कि जब भी रिटायर होता है कोई इंडिविजुअल तो उसके पास कॉर्पस बड़ा होता है, तो बाकी पैसे कहाँ निवेश करें? मुझे लगता है पूरे 30 लाख की इसकी लिमिट तो एग्जॉस्ट कर ही देनी चाहिए, यूज करना चाहिए, बट इसके साथ साथ और ऑप्शंस लेने चाहिए। और अगर आपके पास कम है ऑप्शंस तो पूरा इसमें न डाल के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, स्पेशली फॉर रिटायरमेंट इनकम। और उसके अंदर 5 से 6 तरीके के दूसरे विकल्प हैं, उन्हें भी निवेश में जोड़ना चाहिए ताकि आगे बढ़ के, क्योंकि स्वाति हम 60 ईयर्स में रिटायर होते हैं मगर एक्सपेक्टेड लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ के 85 टू 90 ईयर्स हो चुकी है। तो हमें आगे के 25 से 30 साल निकालने हैं उस कॉर्पस के जरिए, इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए, बिकॉज वी वांट कि रिटायरमेंट लाइफ पूरी उतनी ही खुश नुमा, हैप्पीली और कंफर्टेबली गुजरे, किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक पोर्टफोलियो बनाएं, ना कि सिर्फ एक स्कीम के साथ जुड़े रहें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ना सिर्फ आप जब यंग होते हैं तब बनाना जरूरी है, पूनम का मानना है कि आप अपने पैसों को अलग अलग जगह पर निवेश करेंगे तो एक सिक्योरिटी भी मिलेगी, कैपिटल प्रोटेक्शन भी होगा, जो आपको एक स्मॉल सेविंग स्कीम या फिर एक डेट प्रोडक्ट दे सकता है, और थोड़ा इक्विटी में डालकर आप अपने कैपिटल को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो आपको 60 साल के बाद एज ए सीनियर सिटीजन, चाहे आप 60 साल के बाद किसी भी उम्र के पड़ाव पर क्यों ना हो, तो वो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्योंकि हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में सबसे ज्यादा अनिल जी इंक्वायरी आती है वो एनपीएस है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है और इसके बारे में लोग जानना समझना भी चाहते हैं। कई लोग तो जानते हैं क्योंकि आप रिटायरमेंट के बहुत पहले से इस पे पैसे डालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद इसका फायदा एन्युटी के रूप में आप एज अ पेंशन लेते हैं। तो स्पेशली एनपीएस में जो 60 साल के बाद का फायदा है या उसके पहले जो आप एक कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, तो इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक जो इन्वेस्टर है वो कैसे बिल्डअप करे जिससे इसका मैक्सिमम फायदा सीनियर सिटीजन उठा पाए? देखिए, एनपीएस जो है, हमारा मानना है कि ये एक सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा तोहफा है हमारी जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि इसमें नॉट ओनली जो कि एम्प्लॉयज हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के या प्राइवेट के, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी जो लोग हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जैसे हाउस वाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्टिजान्स हैं या जो अपना काम खुद का काम करते हैं, तो कोई भी इंसान जो है एनपीएस के जरिए अपनी पेंशन की प्लानिंग कर सकता है। तकरीबन ये माना जाता है कि भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या डिफेंस वाले हैं उनकी तो लाइफ सेट है, क्योंकि उनको तो सरकार से पेंशन मिलेगी, लेकिन वो तो सिर्फ 1-2% ही है। तो 98-99% लोग जो दूसरे तरीके से अपनी कमाई का जरिया करते हैं, बिजनेस के जरिए या अपने प्रोफेशन के जरिए, उनको एनपीएस के जरिए अपनी पेंशन की प्लानिंग करना एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। वो जैसे पूनम जी ने बोला, इसकी तैयारी तो कर देनी चाहिए अपनी पहली तनख्वाह से ही, लेकिन चलिए कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलेंगे भी हम तो 45 के हो गए, 50 के हो गए, बट हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इट इज नेवर टू लेट। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत देर हो गई, जब जागो तभी सवेरा है। आज से शुरुआत कर दीजिए। अगर आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 2-3 साल भी बाकी रह गए हैं, तब भी आप एनपीएस के जरिए एक बहुत अच्छे पेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं। और एनपीएस के बारे में ये बता दें कि आप इससे जो अपनी पेंशन स्टार्ट करनी है वो 60 से पहले नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस उम्र के पड़ाव पे आप एनपीएस के बारे में सोचते हैं। अगर आप अभी 25, 30, 35, 40, 45 के हैं तो शुरुआत कर दीजिए अपनी क्षमता के अनुसार अपनी कुल तनख्वाह का 10-15% यानी 50,000, 1 लाख जो भी आप कर सकते हैं वो डालते जाएं, ताकि आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए, जिससे कि आप फ्यूचर में एक पेंशन रेगुलर लेके और अपनी फ्यूचर की लाइफ को संवार सकें। अगर किसी को 2-3 साल ही रह गए हैं रिटायरमेंट में, तो लमसम भी डाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ छोटी मोटी रकम ही डालनी है। आप सीधा इसमें 10, 20, 50 लाख रुपए भी डाल के और 2-3 साल का इंतजार करके इसमें से पेंशन बना सकते हैं। इसके रूल्स ये हैं कि जब भी आप शुरुआत करें, कम से कम आपने 3 साल इसमें जरूर हर साल कुछ ना कुछ डालना है। अगर आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, 60 साल की आपकी उम्र हो गई, आप रिटायर हो गए हैं, तब भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट 70 साल तक की लिमिट है। तो ये बता दें हम दर्शकों को कि 18 साल से ज्यादा और 70 से कम का कोई भी भारतीय इंसान, चाहे वो एनआरआई भी हो, आप अपने एनआरआई बच्चों को बताइए, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और जो पेंशन लेने की जो इसमें प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है 60 के बाद और 75 से पहले कभी भी।
एक दिन आप कभी भी सो के उठो सुबह और सोचो कि आज मैंने पेंशन स्टार्ट करनी है, आप उस दिन पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए किसी ने 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा और इसमें कुछ पैसे जमा करे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और जब उनकी उम्र हो गई 65 या 67 की, तब उनको लगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझको इसमें से पेंशन चाहिए, तो उस दिन वो पेंशन का अपनी अप्लाई करके वो जो भी उनका कॉर्पस बन गया है उस पूरी रकम को एक पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर कुछ लोगों को लमसम चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनको अपने किसी घर की रिपेयर के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए या ग्रैंड चाइल्ड की शादी के लिए उनको लमसम चाहिए, तो वो 60% निकाल भी सकते हैं और बाकी जो 40% बचता है एनपीएस के कॉर्पस का, वो एक पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि पेंशन की दर क्या है, किस रेट पे पेंशन मिलता है। तो ये देखिए, इसका उत्तर देना मुश्किल है, लेकिन अगर आज कोई रिटायर हो रहा है आज की तारीख में, तो अभी जो पेंशन की दर है वो तकरीबन 6% से थोड़ा ऊपर है, यानी 6.1, 6.2। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 50 लाख रुपए आपके एनपीएस में जमा हो गया और आप चाहते हैं कि वो पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, तो आपकी पेंशन बनेगी तकरीबन 25,300, 25,400 रुपए, और ये पेंशन आपको मिलेगी हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने जब तक आप रहेंगे। आप मान लीजिए आपने 62 साल की उम्र में पेंशन लेना स्टार्ट किया और आप लंबा जी गए 102 साल तक, तो 40 सालों तक हर महीने आपको पेंशन मिलेगी। और इससे आपका जो आर्थिक ऊर्जा है ना, वो सोचिए कितनी बढ़ जाएगी। इससे आपका मेंटल कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा, इससे आपके जीने का मजा बढ़ जाएगा, इससे जो है आपको जो है एक लंबी अवधि तक आप जॉयफुली जी पाएंगे। तो ये एनपीएस के फायदे हैं, क्योंकि इसमें जो पेंशन है वो ताउम्र मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अब सोने में सुहागा, कि जब आप जाएंगे इस दुनिया से, तो जिस पैसे पे आपकी पेंशन स्टार्ट हुई थी, यानी जैसे 50 लाख रुपए, वो पूरा का पूरा मिल जाएगा आपके नॉमिनी को। तो नॉमिनी आपके स्पाउस भी हो सकते हैं या आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप डिसाइड करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ छेड़ दिया नॉमिनी का, कि जब भी कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, नॉमिनी भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके बाद आपका जो पैसा है किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मिले। आप किसी को भी नॉमिनेट करें, अपने परिवारजन को करें, ज्यादा बेहतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एनपीएस का जब आप निवेश करना शुरू करते हैं, एडिशनल 50,000 का बेनिफिट का टैक्स का फायदा मिलता है। ये भी एक और बहुत ही बेहतरीन इसका एस्पेक्ट है। तो चर्चा और भी जारी रहेगी, रेगुलर आय के और क्या विकल्प हो सकते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। थोड़ी देर में लौटते हैं, देखते रहिए मनी गुरु। दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। LIC प्रस्तुत करता है धन वृद्धि, एक आकर्षक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो देती है आपको हाई गारंटीड एडिशन के साथ गारंटीड मैच्योरिटी। जल्दी करें, आज ही अपने LIC एजेंट से संपर्क करें। Adventure Edition with Hyundai Creta and Alcazar. Adventure awaits. दुनिया की हर हलचल एक चैनल पर, दुनिया की हर खबर एक स्क्रीन में, दुनिया का हर अपडेट एक बुलेटिन में, दुनियादारी की हर बात। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो सीनियर सिटीजन्स की खास प्लानिंग आज हम करा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स डे के मौके पर, और हमारे साथ अनिल चोपड़ा हैं और पूनम रुंगटा हैं। उनसे जान रहे हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, और आप ही के मिले हुए सवालों से हम आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा जो कंसर्न होता है, जो हमने शुरुआत में कुछ सवाल का जिक्र किया था पूनम, उसमें ये था रेगुलर आय की बात। यूं तो एनपीएस रेगुलर आय का अच्छा तरीका है, आपको तो अपने एफडी से ब्याज पर भी आय मिल जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर थोड़ा सा कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ अगर आपको हर महीने पैसे कमाने हैं, मतलब पैसा भी बढ़े और पैसा मिले भी, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका माना जाता है, जिसमें काफी पॉपुलर ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी का।
इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं एसडब्ल्यूपी किस तरीके से करना ज्यादा बेटर रहता है, कौन से फंड्स में एसडब्ल्यूपी किया जाए जिसमें कैपिटल अप्रिसिएशन का फायदा भी मिले और साथ ही रेगुलर आय का भी फायदा मिले। हाँ स्वाति, ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है इफेक्टिव रिटायरमेंट प्लानिंग का, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि रिटायरमेंट पीरियड 25 साल बड़ा, 25 से 30 साल बड़ा हो सकता है। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड। इनफैक्ट जब आप साइंटिफिकली इसकी हर बारीकियां कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 इयर्स काम करता है और उसके बाद 25 to 30 इयर्स रिटायरमेंट, यानी जो पहले 30 साल में कमाता है उसी से ही सारे अपने गोल्स फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स पूरी करता है। तो एसडब्ल्यूपी एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए, जैसे हमने पहले इन्फ्लेशन की बात करी, और इन्फ्लेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है रिटायरमेंट प्लानिंग में। अगर इसको ध्यान नहीं रखा गया तो पूरी की पूरी प्लानिंग विल गो फॉर अ टॉस। तो हमें जरूरी है कि जो बढ़ती ब्याज की दरें हैं, जैसे अनिल जी ने बताया 6 to 7% इन्फ्लेशन, वो तो एक ऑन पेपर है इन्फ्लेशन। आप जब एक्चुअल इन्फ्लेशन देखने जाएंगे तो हर चीज की इन्फ्लेशन रेट अलग है, चाहे वो रोजमर्रा की खान पीन की चीजें हो, चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, चाहे और कोई भी तरीके के खर्चे हो, वो सब में मोर देन 10% है इन्फ्लेशन। तो अगर आपको 10% टाइप की रिटर्न्स नहीं मिली तो आपके नेगेटिव रिटर्न्स होंगे, और जो कॉर्पस के साथ आप रिटायर हुए वो इनफ नहीं होगा टू सफाइस फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स। तो आपने एसडब्ल्यूपी के जरिए आपका कैपिटल सेफ्टी, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दोनों चीजों पे आप बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, यानी आप के खाते में हर महीने जैसे पेंशन आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या कोई और कंपनी से आपको पेंशन ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में आती है, वैसे ही आप एक मैंडेट दे देते हैं आपके कॉर्पस को, जो आपने निवेश किया है एक हाइब्रिड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड में। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि उसके अंदर हम पूरी तरह से शेयर मार्केट की रिस्क नहीं लेना चाहते, हम अपनी रिस्क को कम करते हुए, क्योंकि हमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखना है। तो हाइब्रिड फंड जिसके अंदर हम 65% टाइप की इक्विटी और 35% डेट, या उल्टा भी हम चूज कर सकते हैं आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पे। और लॉन्ग टर्म में आप नेक्स्ट 25 ईयर्स में देखेंगे कि जितना पैसा आपने निवेश किया है वो हर महीने विड्रॉल के बावजूद बढ़ा है, यानी आपकी कैपिटल में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट में, आपके खर्चों को आंकना, जब हो सकता है आपका 50,000 से 60,000 रुपए प्रति माह से आपका खर्चा निकल जाए, बट आगे डाउन द लाइन आप 7-8 साल के बाद देखेंगे अगर 50-60,000 से कुछ नहीं हो रहा, अभी 1 लाख रुपया चाहिए इन्फ्लेशन के चलते, तो अगर आपका कैपिटल नहीं बढ़ेगा तो आप उस तरीके के रिटर्न्स कैसे उसमें से कमा पाएंगे। इसलिए आपका जो पोर्टफोलियो है, जिसे मैंने पहले भी कहा, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। रिटायरमेंट एक पूरा नया पोर्टफोलियो बनना चाहिए जिसमें कैपिटल सेफ्टी के देखते देखते कैपिटल एप्रिसिएशन की भी हम ध्यान में रखें और साइंटिफिकली अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हाँ, राइट। और अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ शो के अंत में, तो सबसे एक और सवाल जो पूछा जाता है, हालांकि हम इस पर एंडलेस चर्चा कर सकते हैं लेकिन क्योंकि सीमित समय है इसलिए आखिरी सवाल होगा आपसे। कई सीनियर सिटीजन पूछते हैं कि क्या हम रिस्क लेकर इक्विटी में निवेश कर सकते हैं या करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितना पोर्शन इक्विटी में होना चाहिए एक सीनियर सिटीजन का? हाँ, देखिए, इसके लिए एक हमारा थंब रूल है जो कि काफी प्रचलित है कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए। तो अगर कोई 60 साल के हो गए हैं तो देखिए 60 साल में वो एक कंपनी से रिटायर हो रहे हैं, जिंदगी से रिटायर नहीं हो रहे। तो जिंदगी तो अभी बहुत 25, 30, 40 साल और चलनी है। तो इसलिए अगर थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे आप अपने वेल्थ को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर 60 साल की उम्र है तो 40% तक आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, जिसका बेस्ट जरिया जो है वो है म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो हम ये एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि अगर कोई रिटायर हो रहे हैं, उनके पास 2 करोड़ रुपया है, उसमें से वो 1 करोड़ रुपया लगाएं एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स में और बाकी 1 करोड़ रुपया लगाएं एनपीएस में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम वगैरह में। और जो एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं 1 करोड़, उसको हम ये सलाह देते हैं कि 20% डेट म्यूचुअल फंड्स में, 20% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और 60% हाइब्रिड में। तो ऐसे करके आप पाएंगे कि तकरीबन 40% का जो हमने आपको फॉर्मूला बताया वो आपको इक्विटी में चला जाएगा डिफरेंट स्कीम्स के जरिए, और उससे आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। और क्योंकि आप एसडब्ल्यूपी में निकालेंगे अपने डेट के हिसाब से तकरीबन 6-7% और आपको ग्रोथ में मिल रहा होगा 9-10%,
उससे आपके जो फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन का जो मार पड़ने वाली है उसकी आप तैयारी कर लेंगे और आप पाएंगे कि जैसे जैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपकी SWP से अमाउंट विड्रॉ करने तो की जो ये क्षमता है वो भी बढ़ती एसेट जाएगी। एलोकेशन का पूरा एक प्लान अनिल जी ने हमारे सीनियर सिटीजन निवेशकों के लिए बना दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पूनम, आपसे भी हमने समझा कि कैसे सीनियर सिटीजन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और जाते जाते एक छोटी सी बात हमारी तरफ से, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का ख्याल रखिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए काफी महंगा होता है। और सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस पर 50,000 की छूट भी मिलती है प्रीमियम पर। सुपर सीनियर सिटीजन को तो 1 लाख तक की छूट मिलती है और आपके बच्चे आपके एवज में छूट भी ले सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद करेंगे अनिल